आप सभी को नमस्कार पहलाग। मैं खिमेश कुणाई आप सभी का स्वागत करता हूं जीके सरकारी में। आज हम लोग यहां पर संधि का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें इससे पहले हम लोगों ने स्वर संधि का अध्ययन कर लिया है। तो स्वर संधि के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। स्वर संधि के जो पांचों भेद थे उनका हम लोगों ने अध्ययन किया, और वह भी ट्रिक के माध्यम से हम लोगों ने समझा था कि स्वर संधि को हम कैसे पहचान सकते हैं। आज यहाँ पर हम लोग जो हमारी विषय वस्तु है आज की, यहाँ पर व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का हम अध्ययन करेंगे। इसको थोड़ा जानना होता है। व्यंजन संधि में क्या होता है कि व्यंजन के बाद या व्यंजन का मेल व्यंजन या स्वर से हो तो उससे जो विकार उत्पन्न होगा उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। दूसरा विसर्ग संधि है। विसर्ग के बाद व्यंजन या स्वर आए, तो सिंपल सा है कि विसर्ग के बाद व्यंजन या स्वर आए तो उससे जो विकार उत्पन्न होगा उसको वहां पर क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। इससे पहले हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर स्वर संधि को समझा था, जाना था कि किस तरीके से हम स्वर संधि के भेदों को पहचान सकते हैं। शब्द देखते ही हमारे दिमाग को क्लिक हो जाना चाहिए कि हाँ, इस शब्द में ये संधि है। तो स्वर संधि के हम लोगों ने पांचों भेद देखे थे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। एक बार मैं आपको ट्रिक दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पर जो स्वर हैं इनको 3 हिस्सों बांटा हुआ था। तो पहले हिस्से में था आपका अ और आ, फिर सेकंड पार्ट में था ई हो गया आपका, ऊ और री हो गया, और तीसरे पार्ट में था आपका ए ऐ ओ औ। तो इनको हमने नाम दिए थे। इसको हम लोगों ने पार्ट 1 नाम दिया था, इसको पार्ट 2, और इसको हम लोगों ने पार्ट 3 नाम दिया था। इस तरीके से हमने इनको 3 हिस्सों में बांटा हुआ था स्वरों को, और इसी आधार पर हमको पहचानने के लिए क्या था कि आसान हो गई थी स्वर संधि की हम इनको कैसे पहचान सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं पार्ट 1 या अन्य का मेल अगर हम पार्ट 2 से कराएंगे, यानी कहने का मतलब है कि यदि अ आ या अन्य स्वरों में कौन सा ए ऐ ओ औ का मेल यदि ई ऊ और री से होगा तो संधि होगी आपकी गुण संधि। इसको हमने जाना था, तो कह सकते हैं। दूसरा था हमारा पार्ट 2 का मेल यदि हम किससे कराएंगे, पार्ट 1 या अन्य से कराएंगे तो संधि कौन सी होगी, यण संधि यहाँ पर थी। अगला था आपका यदि पार्ट 3 प्लस आपका पार्ट 1 या अन्य से मेल कराएं पार्ट 3 का, तो संधि थी आपकी अयादि संधि, हमने यहाँ पर बताया था आपको। चौथा था इसमें यदि पार्ट 1 या अन्य का मेल हम पार्ट 3 से कराएंगे तो संधि थी यहाँ पर आपकी कौन सी, वृद्धि संधि थी। और तीसरा था यदि हम लोग पार्ट 1 का मेल 1 से कर दें और पार्ट 2 का मेल 2 से कर दें तो संधि कौन सी थी, यहाँ पर दीर्घ संधि हमारी बन रही थी। और इनको पहचानने के नियम भी बताए थे मैंने आपको। गुण संधि में आपका ए का कॉन्सेप्ट था, ओ का कॉन्सेप्ट था और अर का कॉन्सेप्ट था, ये हमने यहाँ पर जाना था इसको। और इस तरह से सिंगल मात्रा आपको यहाँ पर देखने को मिल रही थी गुण संधि में। यण संधि में आपका कॉन्सेप्ट क्या था, यहाँ पर य और व का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इनसे पहले क्या थे, आधे शब्द आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर यण संधि में। य और व से पहले आधे शब्द थे, यहाँ पर आधे वर्ण आपको देखने को मिलेंगे, शब्द नहीं वर्ण देखने को मिलेंगे। अयादि शब्द में संधि में भी आपका य और व का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर ऐ आय अव और आव का कॉन्सेप्ट था यहाँ पर। और यण संधि में आपका य व और र का कॉन्सेप्ट था, ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि जो आपकी गुण संधि इसमें ए ओ और अर का कॉन्सेप्ट था। और वृद्धि संधि में आपका यहाँ पर 2 ही कॉन्सेप्ट थे, एक ऐ का एक औ का, ये 2 कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। और शब्दों में आपको इस तरह की मात्राएं देखने को मिलेंगी। तीसरा था आपका दीर्घ संधि, तो यहाँ पर आपका अ का मेल अ से हो रहा था तो बन रहा था आपका आ, और यदि हम ई का मेल ई से करा रहे थे, चाहे वो ई बड़ी हो छोटी हो, तब भी आपका क्या बन रहा था, बड़ी ई ही बन रहा था। दूसरा ऊ का मेल ऊ से कराने पर बड़ा ऊ ही बन रहा था। ये मैंने आपको बताया था पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर कि किस तरीके से हम संधि को, स्वर संधि को समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर व्यंजन को और विसर्ग को समझने के लिए थोड़ा सा हमको नियम पढ़ने पड़ेंगे। और यूकेएसएससी के सिलेबस में तो संधि में केवल स्वर संधि ही उसने दे रखी है, लेकिन वो पूछ देता है कभी कभी व्यंजन संधि भी उठा के पूछ देता है, विसर्ग ही पूछ देता है कि बताइए निम्न में से कौन सी संधि इसमें गलत दी गई। 4 ऑप्शन देगा आपको, उसमें संधि विच्छेद करके दिया रहता है।
तो वहां पर पूछ लेता है इस तरीके से, तो इसको हमने जानना जरूरी है। अभी इसमें एक शब्द आप द्विसंधि संधि का एग्जाम्पल है दैत्यारी। अभी दिखने में लग रहा है कि आपको वृद्धि संधि है, अगर हम नियम से देखें तो वृद्धि संधि लग रही है, लेकिन इसमें वृद्धि संधि है नहीं। जब हम इसको तोड़ेंगे तो दैत्य धन अरि, तो दैत्यारी दैत्य धन अरि, यहां से आपका निकलेगा अ, इधर से आपका निकला अ, तो मिले क्या बनेगा आ। तो इस तरीके से आपको ये रूल मैच भी कराने हैं, आपको देखना भी कि वाकई में इसमें वृद्धि संधि थी कि नहीं थी। वृद्धि संधि इसमें नहीं है, इसमें कौन सी संधि है आपकी, दीर्घ संधि यहां पर हो रही थी दैत्यारी में। तो इस तरीके से भी आपको कुछ जो शब्द हैं डाउट वाले उनको मैं बताऊंगा आपको, एक डाउट क्लास जो हम लोग पूरी रखेंगे इसमें, कि संधि में किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और कहां पर हम लोग फंस सकते हैं, उसको हम देखेंगे। तो संधि की परिभाषा हमको पता थी, बता दिया मैंने आपको कि दो समीपवर्ती वर्णों का जो मेल होगा, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। तो इस तरीके से आपको परिभाषा भी याद रखनी, कभी कभी कथन दे देता है तो कथनों को भी हमको याद होना चाहिए कि इस परिभाषा किसकी क्या है, उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और जबकि इसका उल्टा होता है समास में, वहां पर शब्दों का मेल होगा ना कि वर्णों का मेल, वर्णों का मेल केवल संधि में होता है। तो संधि विच्छेद क्या होता है कि अलग करना, संधि के नियमों द्वारा मिले हुए वर्णों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। तो संधि के प्रकार को पता ही है, 3 प्रकार की संधि होती है, ये बता दिया मैंने आपको पहली वीडियो में। तो स्वर संधि, दूसरी आपकी व्यंजन संधि, और तीसरी आपकी विसर्ग संधि, ये मैंने आपको बता दिया था तीनों। तो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का अध्ययन करने वाले हैं। तो वीडियो आगे चलने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्होंने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है संधि की, स्वर संधि वाली, तो आप उसको एक बार जरूर देखिएगा। और संधि से पहले भी आप लोगों को एक काम करना है, वर्णमाला जरूर पढ़ के आनी है। वर्णमाला मैंने पढ़ाई हुई है, तो एक बार उस वीडियो को आप जरूर देखें। तो वर्णमाला अगर आपको समझ में आ जाएगी तो संधि समझने में आसानी रहती है, स्वर संधि को समझने में, साथ ही व्यंजन संधि को और विसर्ग संधि को समझने में आसानी रहेगी यदि आपने वर्णमाला पढ़ी है, वहां पर स्वर और व्यंजन पढ़ लिए हैं पहले ही, तो यहां पर आपको संधि समझने में आसानी रहेगी। और वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जो लोग कोचिंग ऑफर नहीं कर पा रहे हैं, जो जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो क्या है कि जो हम लोग एक निःशुल्क कोर्स करा रहे हैं, तो हमारा भी एक उद्देश्य है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके वीडियो। तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए व्यंजन संधि सबसे पहले इसी की बात करेंगे आज। तो नियम इससे कुछ देखेंगे हम लोग कुछ एग्जाम्पल के साथ। तो नियम बस समझने के लिए है, ज़्यादा याद नहीं करना, हमें बस एग्जाम्पल समझने हैं, उदाहरण समझने हैं, किस तरीके से यहाँ पर शब्दों को तोड़ा जाता है, किस तरीके से उसका विच्छेद किया जा रहा है, कहाँ पर क्या चेंजेस होगा उसमें। तो पहला इसमें नियम है किसी वर्ग के पहले वर्ण। तो स्पर्श व्यंजन आपने पढ़ रखे हैं, तो यहाँ पर स्पर्श व्यंजनों की बात हो रही है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप लोग एक बार वर्णमाला जहाँ पर मैंने स्वर व्यंजन कराए हैं उसको जरूर पढ़ें। तो किसी भी वर्ग के पहले वर्ण, तो यहाँ पर आपके 5 वर्ग होते हैं, कचट तप इसको बोलते हैं हम लोग। तो किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण, या तो किसी स्वर से मेल हो कह रहा है, या फिर इसी के किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण से मेल हो। तीसरे वर्ण से मेल कराने पर क्या होता है, या फिर चौथे वर्ण से हम लोग यहां पर मेल कराएं, या फिर चौथे वर्ण से मेल कराएं, अथवा अंतःस्थ व्यंजनों से के साथ मेल कराएंगे। किसके साथ, अंतःस्थ व्यंजनों के साथ अगर हम मेल कराते हैं, तो ये अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, य और ल वो होते हैं आपके। तो किसी वर्ग का पहला वर्ण का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण, चौथे वर्ण या अंतःस्थ व्यंजन से के किसी वर्ण से हम कराते हैं, तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। यही कह रहा है कि किसी से मेल कराएंगे, जो पहला किसी भी वर्ग का जो पहला वर्ण है उसका यदि हम मेल स्वर से कराएं, या फिर वर्ग का तीसरा वर्ण हो या चौथा वर्ण हो या अंतःस्थ व्यंजन हो, उसके साथ यदि हम मेल कराएंगे तो जो पहला वर्ण है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो एक बार स्पष्ट व्यंजनों को आपने देखना जरूरी है। तो ये कचट तप होते हैं आपके। तो यहां तभी आपको समझ में आएगा जो पहली बार पढ़ रहे हैं। क ख आपका ग, यों हो गया आपका
ट ठ ड आपका ढ और अण हो गया, त थ द और आपका ध और न, फिर आपका प फ ब भ और म। तो नियम कहता है किसी भी वर्ग का पहला वर्ण का मेल हम किसी भी स्वर से कराएं, या फिर किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ग या चौथे वर्ण से हम कराएंगे मेल, या फिर अंत्यस्थ व्यंजन से कराएंगे, तो वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। यानी क का गौ, चौ का छ जौ, टौ का ड और तौ का दौ या फिर पौ का बौ में बदल जाएगा। इस तरीके से आपको समझना है ये पूरा, यहां पर यही कह रहा है ये। तो देखते हैं पहला, क का गौ होना, यानी क का गौ होना। तो एग्जाम्पल आपके पास दिक धन गज, तो क्या बन जाएगा आपका ये दिग्गज बन जाएगा। इस तरह आपको तोड़ना आना चाहिए इसको। और दिगंत हम बात करें तो दिगंत किसमें तोड़ेगा, तो दिगंत शब्द है तो गौ किसमें, क में, या फिर क गौ में, तो किसमें टूटेगा आपका ये दिक धन अंत, तो क्या हो गया दिगंत हो जाएगा आपका। इस तरीके से हम देखेंगे इसको, दिगंत इसको हम लिखेंगे। इसी तरीके से वागीश है, तो इसको तोड़ा हुआ है वाक धन ईश, बाग धन ईश, तो ये वागीश लिखा हुआ है, इसको हम मतलब तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा आपका ये वाक धन ईश में आपका ये टूट जाएगा, क्या बनेगा वागीश बन जाएगा। इसी तरीके से चौ का जौ होना, तो यहां पर शब्द है आपका अजंत, तो इसको जौ किसमें टूट जाएगा, तो चौ छ जौ, तो जब इसको तोड़ेंगे तो पहला वर्ण आ जाएगा आपके सामने अच धन अंत, क्या बन जाएगा आपका ये, अब किसमें बदल जाएगा ये आपका चौ जौ में, तो क्या बन जाएगा अजंत बन जाएगा। इस तरीके से आपको समझना है इसको। इसी तरीके से टौ का डौ होना, तो सट धन आनन, क्या है आपके पास शब्द सट धन आनन, शब्द यहां पर दिया हुआ है, तो टौ टौ ठ डौ इन तीसरे में आपको बदल जाएगा, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग सडानन पढ़ेंगे, इस तरह टूटेगा। इसी तरीके से आपका है सड रिपु, तो सड रिपु बन जाएगा आपका ये, तो सड रिपु बदल जाएगा सट धन रिपु। इसी तरीके से तौ का दौ होना, तो भगवत भजन लिखा हुआ है, तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो दौ किस में आ जाएगा आपका तौ में, भगवत धन भजन, क्या बन जाएगा आपका ये भगवत भजन बन जाएगा। इस तरीके से अगला है उत्धन योग, तो तौ आपका दौ बदल गया, तो यहां पर जो ये इस तरीके से लिखा हुआ है, जब उसको तोड़ेंगे संयुक्त व्यंजन है, तो दौ धन यो में बदलेगा आपका, तो उत्धन योग, तो क्या बन जाएगा उद्योग बन जाएगा। इसी तरीके से आपका सत है, तो सत भावना, सत धन भावना, तो तौ थौ दौ, तो सत भावना बदल जाएगा। इसी तरीके से है आपके पास शब्द कुछ पौ का बौ होना, यहां पर शब्द दिया है अपधन जौ, अपधन जौ, तो आपका जो पौ है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में, पौ फ बौ, तो क्या बन जाएगा आपका ये अब्ज शब्द बन जाएगा। इसी तरीके से अपधन धी, अपधी बन जाएगा। सुपधन अंत, सुपधन अंत, तो पौ अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में, तो क्या बन जाएगा ये सुबंत बन जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से नियम नंबर इसका 1 था। नियम नंबर 2 देखते हैं, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। तो मैंने आपको अभी स्पष्ट व्यंजन यहां पर लिख के दिखाए हैं, तो पहले वर्ण का अपने ही वर्ण के पांचवें वर्ण में परिवर्तन, जो पंचमा अक्षर में परिवर्तित हो जाना। तो वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण यानी पंचमा अक्षर बदल जाएगा, या फिर यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प का मेल किसी अनुनासिक वर्ण से हो, तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण अण य अण न में हो जाता है, यानी पंचमा अक्षर बोलते हैं इनको। तो ये आ जाएंगे आपके यहां पर, तो अनुनासिक वर्णों से मेल करेंगे पहले वर्ण का, तो अपने ही वर्ण के पांचवें अक्षर में बदल जाएगा। एग्जाम्पल है आपका जैसे क का ड होना, तो जैसे शब्द है वाक धन मय, वाक धन मय किस में चेंज हो जाएगा आपका ये वाड मय में चेंज हो जाएगा आपका ये, इस तरीके से। इसी तरीके से ट का अण होना, तो अपने ही वर्ग के पंचमा अक्षर बदल जाएगा। शब्द है षट धन मुख, तो बदल जाएगा इसमें क्षण मुख में आपका चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से अगला है तौ का नौ होना, तो तौ का नौ होना यानी कि अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण परिवर्तित हो जाएगा। देखते हैं इसको हम लोग, इसे चित धन मय लिखा हुआ है, तो किस में चेंज हो जाएगा आपका चिन्मय में, इसको हम लोग पढ़ेंगे इसको। तौ किस में चेंज हो गया आपका नौ में। ऐसे ही आपका है
जगत धन नाथ, तो किस में बदल जाएगा आपका? जगन्नाथ में। इस तरीके से यहां परिवर्तन होता है आपका। तत धनमय, तो यहां पर शब्द है तत् धनमय, तो तो का अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण परिवर्तन हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे हम लोग तन्मय। क्या पढ़ेंगे? तन्मय। अगला है नियम नंबर 3, छह संबंधी नियम। तो किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल छ से होने पर छ से पहले चौ जोड़ दिया जाता है। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं आपके? अ, ई, उ और री, ये आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। इनका या फिर कह रहा है आ का मेल किससे कराएं? छ से यदि हम मेल कराएंगे तो इससे पहले हम क्या लगा देंगे? आधा चौ जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देंगे यहां पर? आधा आपका चौ जोड़ दिया जाएगा यहां पर। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं यहां पर अगला इस एग्जांपल से इसकी किस तरीके से परिवर्तन यहां पर होगा। तो बात करेंगे यहां पर स्वच्छंद की। शब्द दिया हुआ है स्वच्छंद, इसको तोड़ेंगे हम लोग, पहले इसका विच्छेद करेंगे। तो स्वधन छंद, तो किसी भी ह्रस्व स्वर से कह रहा है या फिर आ के बाद क्या आए? छ आए, उसका हम मेल कराएंगे। तो यहां पर आपका अ है और यहां पर आपका छ है। तो जब अ का मेल या ह्रस्व स्वर, यह आपका ह्रस्व स्वर का मेल जब छ से हो रहा है तो छ से पहले हम आधा शब्द यहां पर जोड़ देंगे। तो क्या बन जाएगा आपका? स्वच्छंद। इस तरीके से शब्द ये बनेगा। अगला है परिच्छेद। तो परिधन छेद, तो कैसे तोड़ेंगे हम इसको? यहां पर से आपका ई निकल के आएगा, तो ह्रस्व स्वर है आपका, यहां से आपका छ। ठीक है, तो यहां पर 6 है आपका। तो जब इसको तोड़ेंगे तो इससे पहले हम क्या लगा देंगे? छ से पहले आधा चौ जोड़ेंगे। यहां पर क्या बन जाएगा आपका? ये परिच्छेद बन जाएगा। क्या बन जाएगा? परिच्छेद बन जाएगा। इसी तरीके से आपका अनुच्छेद भी है। तो अनुधन छेद, तो 9। तो अनुच्छेद, तो शुद्ध आप इसको देखते चलिएगा। तो वर्तनी भी आपका काम आएगा अभी आगे। नियम नंबर 4 है इसका, तो संबंधी नियम यहां पर दिए हुए हैं। तो तो के बाद यदि चौ छ हो, तो के बाद कह रहा है यदि चौ हो छ हो, तो का चौ हो जाता है। तो तो के स्थान पर क्या आ जाएगा? चौ आ जाएगा आपका। यदि तो के बाद चौ और छ दोनों हैं तो के स्थान पर चौ आ जाएगा। इसको देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो पहला है आपका उत्धन चारण। उत्धन चारण, तो जब आपका तो के बाद क्या आए? चौ आए, छ आए, तो उससे पहले तो से पहले क्या लगा देते हैं? चौ। तो के स्थान पर हम क्या लगाते हैं? तो का चौ हो जाएगा। यहां पर जो तो है ये चौ में परिवर्तित हो जाता है। किस तरीके से? उच्चारण। उच्चारण, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसी तरीके से उत्धन चरित है, तो उसको पढ़ेंगे उच्चरित। उत्धन छादन, उच्छादन। तो इनको आप शुद्ध वर्तनी को भी हिसाब से लेके चलिएगा, आपके वर्तनी में बड़े काम आएंगे ये आगे। यदि कह रहा है तो के बाद यदि जौ और झ हो, क्या हो? तो के बाद जौ हो या फिर झ हो, तो क्या है? तो का जो परिवर्तन है तो आपका किस में चेंज हो जाएगा? जौ में चेंज हो जाएगा। पहले नियम में तो का चौ हो गया था, आप यहां पर तो का जौ हो जाएगा। देखते हैं एग्जांपल दिया है सत धन जन। तो के बाद क्या है? जौ है आपका, जौ या जौ दोनों में से कोई भी हो, तो का जौ ही होगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा यहां पर। तो जब इसको लिखेंगे हम लोग तो के स्थान पर जौ आ जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? सज्जन। इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसी तरीके से आपका जगत धन जननी। जगत धन जननी, तो क्या पढ़ेंगे इसको? जगत जननी। इसी तरीके से आपका उज्ज्वल है, तो उत्धन ज्वल। उत्धन ज्वल, तो के बाद जौ है, यहां पर तो का जौ है, तो के स्थान पर जौ आ जाएगा। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? उज्ज्वल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उज्ज्वल पढ़ेंगे। और इसकी शुद्ध वर्तनी भी आप देखते चलेंगे। इसी तरीके से उत्धन झटिका, तो हमने पढ़ा है कि यदि तो के बाद जौ भी हो या झ भी हो तो अपने ही तो जो है तो का जौ हो जाएगा। तो उत्धन झटिका, तो चेंज हो जाएगा आपका ये उज्झटिका। इस तरीके से आपका ये परिवर्तित हो जाता है यहां पर। तो पहला नियम था यहां पर तो का क्या हुआ था? यहां पर तो का हुआ था आपका चौ, फिर हुआ था आपका तो के स्थान पर जौ।
तो ये दो नियम थे इसके यहाँ पर। इसी तरीके से तो के बाद टो डो हो तो टो क्या है, डॉ बदल जाएगा आपका। तो किसमें बदलेगा हमारा, डॉ में बदल जाएगा। इसको देख लेंगे एग्जांपल के साथ। तो पहला है आपके सामने वृहद टीका, वृहद टीका, इसको देखते हैं इस तरीके से। तो यहां पर तो के बाद टो है, तो उसने आपके सामने शर्तें दी हैं, तो तो के बाद क्या हो, टो या डॉ हो, तो डॉ में बदल जाएगा। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, बृहद टीका, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, वृहद टीका। इसी तरीके से उत्धन डयन दिया हुआ है, उत्धन डयन, तो इसको किसमें पढ़ेंगे हम लोग, उड्डयन, इसको हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, उड्डयन, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इसकी शुद्ध वर्तनी भी आप लोग देखते हुए चलें। बार बार मैं आपको बोल रहा हूं कि यहां से अगर आप समझ में आ जाएगी संधि तो वर्तनी को समझने में आपको आसानी रहेगी, वर्तनी आप गलत नहीं करेंगे। फिर तो के बाद यदि लॉ हो तो लॉ में बदल जाएगा। तो के बाद यदि लॉ है तो किस में बदल जाएगा, आपका लॉ में बदल जाएगा। तो कुछ नियम आपको शॉर्ट में याद रखने हैं इस तरीके से, तो का चौ, तो का जौ, तो का डॉ और तो का लॉ। तो शब्द है आपके सामने उत्धन लास, क्या है, उत्धन लास यहां पर दिया हुआ है। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, तो के बाद लॉ है तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, आपका उल्लास पढ़ेंगे। इसी तरीके से एक शब्द आपके पास ततधन लीन, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, तल्लीन करके इसको हम लोग बदल जाएंगे। तो के स्थान पर क्या आ जाएगा, आधा लॉ आ जाएगा। अगला है यदि तो के बाद हो तो के स्थान पर दो और हो के स्थान पर धो हो जाएगा। यहां पर समझना आपको, यदि तो के बाद कह रहा है हो है तो यहां पर तो के स्थान पर आ जाएगा दो और हो के स्थान पर आ जाएगा आपका धो। तो इसको आपने समझना है, तो के यदि हो है तो के स्थान पर दो और हो के स्थान पर धो हो जाता है। तो का धो और दो का हो जाएगा। आपको इस समझ कर सकते हैं, तो का दो और हो का दो, इस तरीके से आपका ये परिवर्तित यहां पर हो जाएगा। जब इसको हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल हमारे सामने है ततधन हित, ततधन हित, तो यहां पर तो का क्या बन जाएगा, आपका तो का बन जाएगा धो और हो का बन जाएगा आपका दो। इसको किस पढ़ेंगे हम लोग, तद्धित, क्या पढ़ेंगे इसको, तद्धित। इसी तरीके से आपका है यहां पर उत्धनहार, तो के स्थान पर धो और हो के स्थान पर दो, तो क्या बन जाएगा आपका ये उद्धार बन जाएगा। इसी तरीके से शब्द आपके सामने उत्धनहत, तो इस तो के स्थान पर आपका धो और हो के स्थान पर दो, तो क्या बन जाएगा आपका उद्धत इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरीके से यहां पर चेंजेस हो रहे हैं पूरे नियम में। तो के नियम थे, तो का चौ होना, तो का जौ होना, तो का डॉ होना, तो का लॉ होना। और यदि तो के बाद हो है तो का धो में बदल जाना और हो का दो में बदल जाना, ये इसके यहां पर नियम थे। इतना आपको समझ में आ गया होगा एग्जांपल्स के साथ। जब मैं इसका आपको एमसीक्यू कराऊंगा तो आपको चल जाएगा पता कि आपको कितना आप लोगों के समझ में आया है। अब है नौ संबंधी नियम। तो कहता है यदि रीरी र सौ के बाद नौ आता है तो नौ का अणय हो जाएगा, यानी कि रीरी के बाद, रौ के बाद और सौ के बाद क्या हुआ हमारे पास, नौ आता है, तो नौ आपका परिवर्तित हो जाएगा अणय में। किसमें, अणय में आपका परिवर्तित हो जाएगा। अब इसको देखते हैं हम लोग इस तरीके से शब्दों के साथ। तो परिधन नाम, तो नियम था रीरी या रीरी र सौ के बाद नौ आता है तो नौ का अणय हो जाएगा। तो यहां पर र आया है तो इसके स्थान पर इसके बाद नौ आया है आपका, तो किस में चेंज होगा आपका ये, परिणाम में। इसी तरीके से प्रमाण है आपके सामने, तो परिधन मान, परिधन नाम बनेगा आपका ये, परिधन मान ही बनेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो प्रमाण में प्रधन मान होगा, सॉरी ये आपका, तो ये बनेगा प्रधन मान। तो रीरी आया है आपका यहां पर, तो अब किस में चेंज हो जाएगा ये, प्रमाण में। तो नौ यहां इसके बाद आया है आपका, तो किस में चेंज हो गया आपका, अणय में। इसी तरीके से रामायण शब्द है, तो रामायण में कंफ्यूजन नहीं होना है, तो तोड़ेंगे तो इसको राम धन अयन। अब इसको आप दीर्घ संधि मत लगाना कि राम धन अयन में इस तरीके से हो रहा था कर। तो इसमें आपकी
नौ संबंधी नियम लगा है और इसीलिए ये क्या है आपकी वृद्धि संधि है, सॉरी इसमें व्यंजन संधि है आपका रामायण में। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप वहां जाकर अ मिला के आप इसको दी संधि मत कर दीजिएगा। तो रामायण रामधन अयन, तो यहां पर आपका है नौ संबंधी नियम इसमें लगा है, तो चेंज किसमें हो जाएगा आपका, ये रामायण में आपका चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से आपका है भूस धन अन, तो 100 के बाद क्या है 9 है, तो किस में चेंज हो जाएगा आपका, ये भूषण में आपका चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा नियम यहां पर समझना, कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक यहां पर है, ये 9 संबंधी नियम है कि कहां पर क्या हो रहा है। तो कुछ चीजों को हमने अपने दिमाग में इनको हम लोगों को बसा के रखना है कि किस नियम में क्या था, और कुछ जो अपवाद वाले शब्द, जो अपवाद वाली संधि होंगी उनको भी हम देखते हुए चलेंगे। तो यहां पर ये रामायण है आपका, इसको आपने क्या करना है, दीर्घ संधि नहीं लगानी है, बल्कि इसमें क्या है व्यंजन संधि यहां पर होती है। किस तरीके से, नौ संबंधी नियम के हिसाब से यहां पर आपका क्या है व्यंजन संधि है रामायण में, क्योंकि यहां पर हम संस्कृत की संधि के नियम लगाते हैं, तो उस हिसाब से यहां पर रामायण में आपका व्यंजन संधि है, ना कि दीर्घ संधि। आप कहीं समझे आप यहां से अ निकालेंगे, यहां से अ निकाल के तो आ होता है, तो इसमें फिर दीर्घ संधि क्यों नहीं हुआ, तो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये संस्कृत की संधि है और इसलिए यहां पर नौ संबंधी नियम को ये फॉलो कर रहा है। नियम नंबर 6 है मौ संबंधी नियम। यदि कह रहा है मौ का मेल क से मौ तक, यानी कि स्पर्श व्यंजन की बात कर रहा है, तक किसी भी व्यंजन से होने पर मौ उसी वर्ग के पंचमा अक्षर में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, पंचमा अक्षर में। तो मौ का मेल स्पर्श व्यंजन के किसी भी वर्ण से हो तो मौ उस वर्ग के पंचमा अक्षर में बदल जाएगा, यानी कि अनुस्वार में चेंज हो जाएगा। इसको समझते हैं एग्जांपल के साथ। शब्द आपके सामने समधन कलन, तो यहां पर मौ है, तो मौ के बाद क्या है आपके पास स्पर्श व्यंजन आ रहा है क से लेकर मौ तक का, तो मौ उसी वर्ग के वर्ण के पंचमा अक्षर में। तो शब्द आपके पास सम धन कलन, तो कहां चेंज हो जाएगा आपका, ये संकलन में आपका बदल जाएगा। संकलन इसको हम लोग पढ़ेंगे, संकलन। इसी तरीके से शब्द आपके सामने समधन पूर्ण, समधन पूर्ण, इसको हम लोग पढ़ेंगे संपूर्ण। इसमें आपका अगला है मौ संबंधी नियम में समधन गति। कौन सा है आपका, यहां पर समधन गति लिखा हुआ है, तो इस सम को जो मौ है आपका, ये अपने ही वर्ग क से मौ तक के जो वर्ण से मेल करेगा, तो किसी की भी वर्ण के पंचमा अक्षर में चेंज हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं संगति। तो मौ अनुस्वार यानी कि पंचमा अक्षर में चेंज हो गया। फिर कहता है यदि मौ का मेल य र ल व, यानी कि ऊस में संघर्षी और अंत्यज व्यंजनों से होता है। यदि र का मेल हम किससे कराएं, अंत्यज व्यंजन, और साथ में ही ऊस में व्यंजनों से हम इसका मेल करा रहे हैं, तो मौ हमेशा अनुस्वार ही होता है। तो र का मेल किससे कराएंगे, अंत्यज व्यंजन कौन से होते हैं आपके, य र और आपका ल और व हो गए। उस संघर्ष से आपके स और ह हो गए। इनसे मेल कराने पर क्या होगा, मौ हमेशा अनुस्वार होता है। जैसे आपका समधन योग लिखा हुआ है, आपका समधन योग, तो किसमें चेंज जाएगा आपका, संयोग। इसको हम लोग पढ़ेंगे, संयोग करके इसको हम पढ़ेंगे। साथ ही इसको अगला है समधन रक्षक, तो संरक्षक, तो अपने ही वर्ग के मौ हमेशा अनुस्वार यहां पर रहेगा, अंत्यज व्यंजन से मेल होगा या फिर उस व्यंजन से। अगला है मौ के बाद यदि मौ आने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। मौ के बाद यदि मौ आ रहा है तो कोई परिवर्तन यहां पर नहीं होता है। जैसे समधन मान लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपका, समधन मान लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, सम्मान, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरीके से समधन मति है, समधन मति लिखा हुआ है, तो किसमें चल जाएगा, सम्मति। तो यहां पर मौ से मेल होने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। नियम नंबर 7 इसमें दिया हुआ है सौ संबंधी नियम। तो कह रहा है 100 से पहले क्या हो हमारे पास, अ हो या आ हो, इससे भिन्न स्वर हो। कौन से स्वर हो, भिन्न स्वर हो, तो 100 का
ये आपका दंती सौ है, दंती सौ किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य स्वर में बदल जाता है। तो सौ से पहले अ या आ से भिन्न स्वर हो, अ या आ से क्या हो, भिन्न स्वर हो, तो दंती सौ का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, मूर्धन्य सौ में इसका परिवर्तन हो जाता है। तो देखते हैं, जैसे आपका यहां पर लिखा हुआ वी धन सम, वी धन सम, तो बन जाएगा आपका ये विषम बन जाएगा। इसी तरीके से आपका वी धन साध है, तो चेंज हो जाएगा इसमें, विषाद में आपका चेंज हो जाता है। इसी तरीके से सुधन समा, सुधन समा तो किसमें चेंज होगा, सुषमा में चेंज हो जाएगा। तो ये था आपका विसर्ग व्यंजन संधि के बारे में कुछ नियम थे जहां पर आपको समझना था। अब है आपके पास विसर्ग संधि। तो यहां पर क्या होता है, विसर्ग के बाद व्यंजन या फिर कोई भी स्वर आए, उससे जो विकार उत्पन्न होगा उसको हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं, विसर्ग संधि उसको हम लोग कहते हैं। तो देखते हैं यहां पर व्यंजन संधि कुछ नियम हमारे पास हैं। तो विसर्ग का ओ हो जाना, यहां पर विसर्ग का क्या हो जाएगा, यहां पर ओ हो जाता है। कब होगा, यदि विसर्ग के पहले क्या है, कहता है विसर्ग के पहले ओ और बाद में ओ अथवा, बाद में ओ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अथवा आपका यर ऑल ऑफ वो, जिसको हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, हो, तो विसर्ग क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। विसर्ग से पहले ओ हो और बाद में ओ अथवा आपके किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या अंतःस्थ व्यंजन हो, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, यहां पर ओ हो जाता है। जैसे देखते हैं इसको हम लोग, मनः धन अनुकूल, तो विसर्ग से पहले क्या है आपका, यहां पर इसमें ओ छिपा हुआ है आपका, और विसर्ग के बाद भी क्या है आपका ओ है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर विसर्ग का हो जाएगा ओ हो जाएगा। इसको से लिखेंगे हम लोग मनोनुकूल। इसी तरीके से तपह धन बल लिखा हुआ है, इसको देखेंगे हम लोग तपह धन बल, तो यहां पर विसर्ग से पहले आपका ओ है और बाद में भी आपका क्या है, यहां पर प फ ब, यानी कि तीसरा ये आपका क्या है, वर्ण है, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा आपका ओ में, यहां विसर्ग इसमें परिवर्तित हो जाएगा ओ में। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, तपोबल, इसको हम लोग पढ़ेंगे आराम से, समझ में आ गया होगा आपको। इसी तरीके से आपके सामने है तपह धन भूमि, तो ये आपका परिवर्तित हो जाएगा इसमें, जो ओ विसर्ग है ये आपका परिवर्तित हो जाएगा ओ में, इसको पढ़ेंगे हम लोग तपो भूमि। इतना को समझ में आ गया होगा। नियम नंबर 2 देखते हैं, विसर्ग का र होना। अब कैसे होगा, विसर्ग से पहले कहता है, विसर्ग से पहले क्या हो, ओ या आ को हम लोग छोड़ दें कह रहा है, और कोई दूसरा स्वर हो वहां पर, ओ या आ को छोड़ो कोई दूसरा स्वर हो, और बाद में क्या हो, यहां पर आ हो, ऊ हो, या फिर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, या फिर आपका अंतःस्थ व्यंजन हो, तो वहां पर विसर्ग का र हो जाता है। विसर्ग के पहले ओ या आ को कह छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, और बाद में क्या वहां पर आ ऊ और किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और अंतःस्थ व्यंजन हो, तो यहां पर विसर्ग का र हो जाता है। जैसे समझते हैं इसको हम लोग, एग्जाम्पल है निहिधन आशा, निहिधन आशा, तो क्या बन जाएगा आपका ये निराशा। तो इसमें जो विसर्ग है आपका र में चेंज हो गया, तो विसर्ग से पहले आपका क्या है, यहां पर नौ है, और बाद में कोई भी स्वर आ ऊ या फिर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर अंतःस्थ व्यंजन हो, तो विसर्ग का र बन जाता है। इसी तरीके से आपके सामने एग्जाम्पल है निहिधन धन, तो क्या बन जाएगा आपका ये निर्धन बन जाएगा। इसी तरीके से अगला है निहिधन बल, तो क्या बन जाएगा आपका निर्बल, आपका ये हो जाएगा। अगला देखते हैं नियम नंबर 3, विसर्ग का सौ होना। अब विसर्ग का सौ किस तरीके से होगा, तो कह रहा है विसर्ग से पहले क्या हो, स्वर हो, और बाद में च छ या फिर सौ हो, तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, यहां पर सौ बन जाएगा, तालव्य सौ बन जाएगा, इसको हम तालव्य सौ बोलते हैं।
तो किस तरीके से बनेगा देखते हैं इसको हम लोग। निहिधन चिंत है, निहिधन चिंत, तो किस में परिवर्तन हो जाएगा आपका ये 100 में चेंज हो जाएगा विसर्ग का। यहां पर क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग निश्चिंत, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसी तरीके से आपके सामने है अगला एग्जांपल निहिधन छल, तो विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा आपका, तो यहां पर विसर्ग से पहले क्या हो स्वर हो, तो यहां पर आपका क्या छिपा है इसमें औ छिपा हुआ है, विसर्ग के बाद चौ छ या सौ हो, तो यहां पर चौ था यहां पर छ है, तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा तालव्य सौ में परिवर्तित हो जाएगा। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग अब निश्छल, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसी तरीके से आपके सामने एक एग्जांपल है दुहधन शासन, तो क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग दुःशासन, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसी तरीके से नियम नंबर 4 है विसर्ग का मूर्धन्य स्व में परिवर्तित हो जाना। अब कैसे, विसर्ग किससे पहले कह रहा है, विसर्ग से पहले क्या हो ई उ और बाद में क्या हो क हो ख हो आपका ट ठ प फ में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा आपका मूर्धन्य स्व में परिवर्तित हो जाएगा। विसर्ग से पहले ई और उ होने चाहिए कह रहा है, और विसर्ग के बाद क ख ट ठ प फ में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग मूर्धन्य स्व में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल देखेंगे यहां पर निहिधन कपट, तो क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग अब, तो पहले आपका ई है यहां पर छोटी ई है इसमें, उसका आपका क्या है यहां पर क है, तो विसर्ग किस परिवर्तित हो जाएगा उसमें अब मूर्धन्य स्व में विसर्ग परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग निष्कपट। तो इसी तरीके से आपके पास है निहिधन कलंक, निष्कलंक और निहिधन कंटक, निष्कंटक। तो इस तरीके से यहां पर आपको नियम इसके बाद पढ़ लेने हैं और किस तरीके से यहां पर परिवर्तन होता है, विकार होता है, वो हमको देखना जरूरी है। नियम नंबर 5 विसर्ग का दंती स्व में परिवर्तित हो जाना। कैसे, कह रहा है विसर्ग के बाद क्या हो तो हो या फिर थ हो तो विसर्ग आधे दंती स्व में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे नमः धन ते, तो विसर्ग के बाद तो है आपका, तो इसको हम विसर्ग में को क्या बना देंगे, अब इसको दंती स्व बना देंगे। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग नमस्ते। इसी तरीके से दुहधन साहस है आपके पास, दुहधन साहस, तो क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग दुस्साहस। इसी तरीके से अगला है आपका मनः धन ताप, तो उसे क्या पढ़ेंगे हम लोग मनस्ताप। तो इनको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसके बाद जो मैं आपको इसका टॉपिक वाइज एमसीक्यू कराऊंगा तो उसमें आपको ये और समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा संधि के बारे में। नियम नंबर 6 है विसर्ग में परिवर्तित न होना। यदि विसर्ग के पूर्व कह रहा है, विसर्ग के पूर्व क्या हो आपका अ हो तथा बाद में क या फिर प हो तो विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग आपको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। जैसे आपके सामने है शब्द प्रातः धन काल, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग प्रातः काल। तो इसकी आप वर्तनी भी ध्यान रखिए किस तरीके से लिखा जा रहा है, क्योंकि इसी तरीके से वर्तनी भी पेपर में आती है आपकी कि निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है। इसी तरीके से आपके सामने है अंतः धन काल, तो नियम क्या था हमारे पास कि पूर्व में तो अ होना चाहिए, इसमें से अ निकाल लेंगे, बाद में क या प में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे अंतः धन काल। इसी तरीके से आपके सामने है अधः धन पतन, तो ये ऐसा हम लोग क्या लिखेंगे अधः पतन, ये इसकी शुद्ध वर्तनी भी है। अधः पतन की कई बार शुद्ध वर्तनी भी लिखने को आती है, तो शुद्ध वर्तनी भी आप इसको लिखते हुए देखते हुए चलेंगे। संधि समझने के लिए आपको वर्णमाला समझनी पड़ेगी, वहां पर स्वर और व्यंजन समझने पड़ेंगे और वर्तनी समझने के लिए आपको वर्तनी अगर समझनी है, वर्तनी आपको पता चलनी सही करनी है अपनी, तो आपको संधि आपको सही से करनी पड़ेगी, तभी आपकी वर्तनी भी यहां पर सही हो जाएगी आराम से। अगला नियम देखते हैं, नियम नंबर 7 यह विसर्ग का लोप हो जाना। अब विसर्ग यहां पर हट जाएगा यदि विसर्ग के बाद कह रहा है, विसर्ग के बाद क्या हो छ हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और चौ का
आगम होता है, यानी कि विसर्ग का तो लोप हो जाएगा, विसर्ग के बाद छ होगा, तो यहां पर विसर्ग का तो होगा आपका लोप, और उसके स्थान पर क्या आ जाएगा आपका चौ आ जाएगा। किसके स्थान पर? विसर्ग के स्थान पर, जब विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो जैसे एग्जांपल्स हमारे पास अनुहु धन छेद, तो यहां पर विसर्ग का लोप करके उसके स्थान पर हमारा क्या आ जाएगा चौ आ जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे अनुच्छेद। इसी तरीके से है आपके सामने छत्रह धन छाया, तो क्या बन जाएगा विसर्ग का लोप होगा, विसर्ग के स्थान पर आपका चौ आ जाएगा, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग छत्र छाया। इसी तरीके से विसर्ग के बाद कह रहा है रौ हो, क्या हो रौ हो विसर्ग के बाद, और वहां पर विसर्ग का क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा, और उसके पहले का स्वर दीर्घ हो जाएगा, यानी कि जो विसर्ग से पहले का स्वर होगा वह आपका क्या हो जाएगा दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे निहिधन रोग लिखा हुआ है उसने, तो इसको आपने समझना है निहिधन रोग, विसर्ग के बाद यहां पर क्या है रौ है, रौ का लोप हो जाएगा, और जो विसर्ग से पहले आपका क्या है यहां पर स्वर है ये दीर्घ हो जाएगा। क्या लिखेंगे उसको हम लोग निरोग लिखेंगे, तो ये वर्तनी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से निहिधन रस, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे इसको निरोग को इस तरीके से लिखाएंगे, जबकि ये इसकी वर्तनी गलत है। तो संधि आपने पढ़ रखी तो आपको पता है कि विसर्ग के बाद इसको तोड़ेंगे हम तो निहिधन रोग बन रहा है। अब विसर्ग के बाद आपका रौ है, तो विसर्ग तो हो गया लोप, और विसर्ग से पहले का जो स्वर है जो लगा हुआ है वो दीर्घ बन जाएगा, इसीलिए इसमें क्या आता है ये दीर्घ हो जाते हैं। जैसे निहिधन आपका क्या लिखा हुआ है रोग लिखा हुआ है, निहिधन रस, निहिधन रस लिखा हुआ है, तो किस परिवर्तित हो जाएगा नी रस, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसी तरीके से कह रहा है विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो, तो वहां पर भी विसर्ग का लोप हो जाएगा। विसर्ग से पहले हमारे पास होना चाहिए अ या आ, और बाद में कोई भिन्न स्वर हो। एग्जाम्पल आपके सामने अतः धन एव, तो क्या पढ़ेंगे इसको अत एव, इसको हम लोग पढ़ेंगे इस तरीके से। तो विसर्ग व्यंजन संधि पढ़ने से आपको एक वर्तनी सही हो जाएगी, साथ में आपकी जो विसर्ग संधि है तो इनको आप पढ़ लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा। कहीं भी कुछ डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो आपको। साथ ही साथ मैं इसको आपका एक एमसीक्यू सीरीज भी आपको दूंगा इसका टॉपिक वाइज का, तो और वहां पर आपको संधि क्लियर हो जाएगी। जितने भी डाउट वाले जो अपवाद वाली संधियां होती हैं, जैसे आपका शब्द है प्रौढ़, इसी तरीके से आपका शब्द है स्वैर, इसी तरीके से आपका है अक्षौहिणी, तो इन शब्द इस तरीके से शब्द होते हैं ये अपवाद संधियां हैं, इनमें गुण संधि है या वृद्धि संधि है। अब जैसे आपका औधन ऊ का मेल होने पर ओ होता है तो होना चाहिए था गुण संधि, इसी तरीके से औधन बड़े ऊ का मेल कराएंगे तो ये औ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहां पर इसको देखते हुए चलेंगे कि किस तरीके से यहां पर चेंजेस होते हैं। तो आज के लिए यहाँ पर आपका संधि निपट गया है, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, उसको फॉलो कीजिएगा आप लोग। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर हम लोग यहाँ पर रील्स के माध्यम से और शॉर्ट्स के माध्यम से यहाँ पर हम लोग क्विज कराते हैं, तो आप इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। और इस डाटा जो संधि ने पढ़ाई है इसको आप यदि आप टेक्स्ट फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है www.gksarkari.com, उसको आप रेगुलर विजिट करते रहिएगा, वहां पर इसको आप टेक्स्ट फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आप ट्विटर को फॉलो कीजिए हमारे, वहां पर भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। इसी के साथ वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, और जो तैयारी कर रहे हैं उन तक भी वीडियो पहुंचाइए जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। चलिए आज के लिए काफी है, धन्यवाद।